नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल हाई फाई स्टडी पीडिया में। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2021 के ऑफिशियल मॉडल पेपर के बारे में। 2021 का ऑफिशियल मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है और यहाँ पे हम हिंदी के मॉडल पेपर के सॉल्यूशन को देखेंगे। देखिए, इस मॉडल पेपर की क्या खास बातें हैं उनको भी हम जान लें। देखिए, इस मॉडल सबसे पहले मैं बता दूं कि इसके पहले साल आपको हिंदी में 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते थे जिसमें 50 को सॉल्व करना होता था। लेकिन इस मॉडल पेपर में आपसे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 50 को सॉल्व करना है। यानी काफ़ी आसान पैटर्न हो गया है। यदि आप थोड़ा सा भी मेहनत अभी से भी कर दें तो आप हिंदी या किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज के मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्यूशन को देखेंगे। सो ये वीडियो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा अवश्य होगा कि आप पिछले वीडियो को भी देख पाएंगे। देखिए, मैं अपने बारे में बताऊं तो इस साल यानी 2000 इसके पहले वाले साल यानी 2020 में मैं बोर्ड एग्ज़ाम दिया था, जिसमें बोर्ड एग्ज़ाम में मैंने 457 मार्क्स प्राप्त किया और सिवान डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना था। तो मैं अपना नोट्स भी इस चैनल पे शेयर करता हूँ, एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी को आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने कैसे पढ़ाई किया, आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं 2021 के बोर्ड के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। सो आप इस चैनल को अवश्य फॉलो करें। फॉलो करने के लिए आपको चैनल को बस सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही साथ ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अवश्य लाइक कर देना है। देखिए, ये सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021 का हिंदी का मॉडल पेपर है। 100 नंबर का एग्जाम होता है, 3 घंटा 15 मिनट का आपके पास समय रहेगा। कुल 106 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से आपको कुछ प्रश्नों को बनाना है और कुछ प्रश्नों को छोड़ना है। आप आगे देखिए, यहाँ पे परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बनाना होता था, लेकिन अब 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में से 50 को सॉल्व करना है। देखिए, खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। आप पढ़ लीजिएगा यदि आपको पढ़ना होगा इसके बारे में। तो मैं सीधे आता हूं अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर और इसका सॉल्यूशन को आपको शेयर करता हूं। देखिए, खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न का खंड अ है। देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर उत्तर पुस्तक पर चिन्हित करें। यानी 100 में से आपको 50 प्रश्न को ही सॉल्व करना है। चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। फर्स्ट प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन। देखिए, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? जो भीमराव अंबेडकर का पुस्तक था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, वो तो इंग्लिश लैंग्वेज में था, उसका हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ददई सिंह यादव। ददई सिंह यादव। ये प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल सा प्रश्न आपको लग रहा होगा, तो भाई जाहिर सी बात है, अब आपसे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें उसमें से आपको 50 को सॉल्व करना है। यानी कुछ प्रश्न तो अवश्य हार्ड होंगे जो थोड़ा अलग किस्म के लगें, तो उस प्रश्न से आपको डरना नहीं है क्योंकि आपके पास कई सारे विकल्प बचे हैं। 100 में से 50 प्रश्न को ही सॉल्व करना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो मैं बता दूं, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। इसे आप याद कर लीजिएगा। नलिनी बिलोचन का जन्म पटना के बदर घाट में हुआ था, ये भी याद कर लीजिए। और ये 20 के दांत जो हमारे पाठ्य पुस्तक में कहानी है उसी के रचनाकार हैं। ये सब बातें आपको मालूम होने चाहिए नलिनी बिलोचन शर्मा के बारे में। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं? तो आप यदि 20 के दांत नामक कहानी को पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि सेन साहब की 5 लड़कियां थीं। 5 लड़कियां थीं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। तो प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय देखिए, प्रत्यय जो होता है वो शब्द के बाद में लगता है और वही उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। तो अग्रजा में शब्द के बाद में कौन लग रहा है? यानी बाद वाले शब्द मीन्स शब्द के बाद में लग रहा है ग्रजा, ग्रजा, ग्रजा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रजा।
तो देखिए प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग जो लगता है शब्द के पहले लगता है, याद कर लीजिएगा आप। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, मदन किसका बेटा है? यदि आप 20 के दांत नामक कहानी को पढ़े होंगे, उसके बारे में जानते होंगे, तो आप अवश्य जानते होंगे कि मदन जो था वो गिरधर लाल का पुत्र था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि आप इन सारे प्रश्नों को सॉल्व कर दे रहे हैं तो आप बुझ जाइए कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाले हैं। कुछ प्रश्न नहीं सॉल्व भी हो रहा है तो उनसे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपके पास 100 में से 50 प्रश्नों को ही सॉल्व करना है। 50 विकल्प अधिक आपको दिए गए हैं, यानी इस साल बोर्ड एग्जाम काफी हल्का हो गया है। सभी लड़के आसानी से पास कर सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करके अच्छा नंबर ला सकते हैं। सो आप आज से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए और हम आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न का एक सीरीज ला रहे हैं जिसमें सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव प्रश्न को हम देखेंगे। ओके, तो हमारे चैनल को अवश्य फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो मैं बता दूं कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि प्राप्त की गई थी। मैक्स मूलर वही हैं जो हमारे पाठ के जो भारत से हम क्या सीखे जो अध्याय है उसके रचनाकार मैक्स मूलर थे। उन्हीं को महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी कविता में यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है, प्रपदवाद लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए प्रयोगवाद। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? हिंदी कविता में प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो यदि आप नलिनी बिलोचन शर्मा के बारे में जानते होंगे तो आपको ये भी पता होगी कि नलिनी बिलोचन शर्मा प्रयोगवाद के वास्तविक प्रारंभ नलिनी बिलोचन शर्मा को ही दिया जाता है। तो हिंदी कविता के प्रयोगवाद के प्रवर्तक नलिनी बिलोचन शर्मा हैं। इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिए, इस मॉडल पेपर में से भी एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? तो मैंने आपको जस्ट पहले कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में लगता है। तो शब्द के अंत में लगा है सात, सात आत्म पहले एक शब्द बन गया, उसके बाद लगा है सात, तो सात इसका आंसर हो जाएगा, इसका प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के रचनाओं के बारे में यदि आपको पता होगा तो आप जानते होंगे कि विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। मैं आपसे एक सलाह देना चाहता हूं कि आप लेखक के परिचय में बस इतना याद कर लीजिए कि किस अध्याय के लेखक कौन हैं, उसके बाद से उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, कहाँ हुआ था। ये सब बातें यदि आपको याद रहेंगे तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। हर साल ऐसे प्रश्न यानी लेखक से संबंधित 10 प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं। सो आपको याद कर लेना चाहिए लेखक के परिचय के बारे में, इनका जन्म कब कहाँ हुआ था और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। तो ये निरूपित करता है सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा यार, ये मुझे इस मॉडल सेट का सबसे वीवीआई प्रश्न लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न इस साल एग्जाम में आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, घृणा शब्द का विलोम है। घृणा शब्द का विलोम क्या होता है? यानी घृणा यानी नफरत, नफरत का विलोम क्या होगा? प्रेम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको सारे ऑप्शन को देखना है, उसमें से जो सुटेबल ऑप्शन आपको लगे उसी पे टिक कर देना है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि हवा 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 शब्द का लिंग निर्णय करें। यानी हवा जो शब्द है वो कौन सा लिंग है? जैसे हम कहते हैं हवा बह रही है, बह रहा है नहीं, बह रही है, तो ये स्त्रीलिंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये प्रश्न थोड़ा नया आपको लग रहा होगा। कुल 4 आदमी हैं, कुल 4 आदमी हैं, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? पदबंध यानी जो पद जो आपको दिया गया है, रेखांकित किया गया है, वो कौन सा पद है? यानी संज्ञा पद है या विशेषण है या सर्वनाम है या क्रिया पद है? तो मैं बता दूं, कुल 4, कुल सर्वनाम होता है, तो ये सर्वनाम पदबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। वाक्य है। देखिए ये प्रश्न यदि आप पढ़े होंगे, उसने अपने मित्र का
पुस्तकालय खरीदा, यह वाक्य है। तो ये मैं बता दूं, ये संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। यदि आप वाक्य के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा कि ये संयुक्त वाक्य है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट प्रश्न है, नक्षत्रलोक किस लेखक की कृति है? नक्षत्रलोक किस लेखक की कृति है? तो मैं बता दूं, नक्षत्रलोक जो है वो गुणाकर मूले की कृति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि लेखक के रचनाओं के बारे में प्रश्न हर साल पूछे जा रहा है कि किस लेखक, ये रचना किस लेखक की है। तो ऐसे सभी अध्याय के जो लेखक है उनकी सभी रचनाओं को आप याद कर लें। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है। उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है उपमेय। यदि आप जानते होंगे कि जिसकी उपमा दी जाए उपमेय, उसके लिए प्रयोग किया जाता है उपमेय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप सारे प्रश्नों को एंजॉय कर रहे हैं और वीडियो पसंद आ रहा है तो यार लाइक करते चलो। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17 है, मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो आपको पता ही होगा यार, मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि के अंतर्गत ही आता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, धारा नगरी के कौन परमाण शासक विद्यानुरोगी थे? धारा नगरी के कौन परमाण शासक विद्यानुरोगी थे? एक बात बताऊं, मैं ये प्रश्न मुझे किताब के से अलावा लगता है। ये प्रश्न मुझे किताब में कहीं देखने को नहीं मिला है। यानी मैंने जब तैयारी किया था तो ये प्रश्न मुझे पता नहीं था, अभी पता नहीं था, लेकिन मैंने नेट से कुछ सर्च किया तो मुझे पता चला कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भोज। आप एक बात जान लो यार, आपको 100 प्रश्न दिया जा रहा है, उसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही सॉल्व करने हैं। तो कुछ प्रश्न आपको हार्ड अवश्य दिया जाएगा, कुछ किताब से एक्स्ट्रा अवश्य दिया जाएगा। सो आपको उस प्रश्नों से डरना नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत विकल्प बाकी है। 100 में से 50 विकल्प बाकी हैं, 85 प्रश्नों को सॉल्व करना है। सो इससे आपको घबराना नहीं है ऐसे प्रश्नों से। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? महाविद्यालय नामक जो कहानी संग्रह है वो किसकी रचना है? तो मैं बता दूं, महाविद्यालय शायद ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल की ये रचना है महाविद्यालय। इस प्रश्न पे मुझे थोड़ा अभी कंफ्यूज हो रहा है, आप इंटरनेट से सर्च करके देख सकते हैं इसका क्या करेक्ट आंसर है, और मैं बाद में आपको कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा इसका आंसर। थोड़ा मुझे इस पे डाउट हो रहा है, सो आप इस प्रश्न को अवश्य देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, बहादुर ने भैंस को मारा था। आप यदि बहादुर का नामक कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि बहादुर भैंस को मार दिया था, इसलिए बहादुर की माँ बहादुर से गुस्सा हो गई थी। उसी गुस्सा होने के कारण बहादुर घर से भाग गया था। ये कहानी आपको पता होगी यदि आप पढ़े होंगे तो। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? तो हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है। देखिए प्रश्न को 1-2 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है, यानी मनुष्य परिस्थितियों के हिसाब से चलने वाला नहीं है, तो परिस्थितियां भी मनुष्य के हिसाब से चलने वाली नहीं है, यानी परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है। बात सीधी सी है। ये भी काफी अच्छा प्रश्न मुझे लगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो ये प्रश्न सॉल्व हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, गुदरी का लाल। ओहो, गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ है। गुदरी का लाल हमारे भोजपुरिया भाषा में आप सुने ही होंगे, गुदरी का लाल काफी लोग कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इस मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ हुआ, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। यदि गरीब के घर कोई गुणवान बच्चा उत्पन्न हो जाता है, उसे ही गुदरी का लाल कहा जाता है। आप इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा, काफी अच्छा मुहावरा है, दैनिक जीवन में यूज होने वाला मुहावरा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, गणेश शब्द का पर्यायवाची है। तो गणेश भगवान जी का पर्यायवाची है लंबोदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये 25 नंबर प्रश्न कहता है, प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? प्रतिदिन को आप जब जब ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा प्रति पहले लगाए, और प्रति जो होता है वो अव्यय होता है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो फिलहाल ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि इस वीडियो में हम 25 प्रश्नों को ही देखें।
आगे की जो यानी इसमें तो 100 प्रश्न है, तो आगे के जो 75 प्रश्न बचे हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो या उससे मीन्स 2-3 वीडियो में हम देखेंगे, यानी हर वीडियो में 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। आई होप ये सारे 25 प्रश्न आपको अच्छे लगे हों। कुछ प्रश्न किताब से एक्स्ट्रा के थे, तो उससे आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। 100 में से 50 प्रश्नों को ही सॉल्व करना है। सो आई होप आप इस साल एग्जाम दे रहे हैं तो आप काफ़ी खुश होंगे इस मॉडल पेपर को देख के, क्योंकि आपको 100 में से ही 50 सब्जेक्टिव प्रश्नों को ही सॉल्व करना है। सो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय।